काशी की सुबह पूरे देश में सबसे अलग होती है। सूरज की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ते ही घाटों पर गूंजते शंख और मंत्रोच्चारण हवा में घुल जाते हैं। सैकड़ों नावें किनारे पर बंधी रहती हैं और पुरानी गलियों से आती अगरबत्ती और धूप मलाई की खुशबू सबको खींच लेती है। इन्हीं गलियों में दशाश्वमेध घाट के पास एक सकरी सी गली में रहता था आदित्य। उम्र 20 साल, दुबला पतला, गेहुआ रंग और आंखों में सपने की नई चमक। उसका सपना था कि वो काशी की गलियों से निकलकर एक बड़ा कलाकार बने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द साइलेंट पेन अनकही कहानी में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी आत्मा को छूती हैं। यहाँ हर कहानी एक एहसास है, कभी बचपन की याद, कभी मोहब्बत की मिठास, कभी संघर्ष की आग तो कभी उम्मीद की रोशनी। कहानियाँ जो आपको याद दिलाए कि इंसानियत, प्यार और जज्बात इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए थोड़ा समय अपने लिए निकालिए और दिल के दरवाजे खोलिए और चलिए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ शब्द नहीं एहसास बोलते हो। आदित्य का घर छोटा था। पिता पंडित राम मोहन मंदिर में पुजारी थे और माँ सावित्री घर पर ही हस्तकला का सामान बनाकर उन्हें बेचती थी। बचपन से ही आदित्य को रंग और चित्रकला का बहुत शौक था। वो गंगा के किनारे बैठकर घंटों नावें, घाट और मंदिरों की तस्वीरें बनाया करता था। लेकिन घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। पिता की कमाई सीमित थी और माँ के हाथ के सामान से थोड़ा गुजारा हो जाता था। आदित्य दिन में कॉलेज जाता और शाम को घाट पर छोटे बच्चों को चित्रकला सिखाता था ताकि जेब खर्च निकल सके। एक दिन घाट पर चित्र बनाते हुए उसकी मुलाकात राघव से हुई। राघव दिल्ली से आया एक युवा फोटोग्राफर। वो काशी के घाटों और गलियों की तस्वीरें निकाल रहा था। राघव ने आदित्य की पेंटिंग देखी और कहा, वाह, ये तो गजब बनाई है तुमने। आदित्य शर्मा गया और बोला, बस ऐसे ही। राघव ने आदित्य से कहा, कभी दिल्ली आओ, वहाँ की आर्ट गैलरी देखो, तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही प्यारी है। अगर तुम चाहोगे तो इसे आगे बढ़ा सकते हो। आदित्य के दिल में पहली बार शहर की आर्ट गैलरी का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्या मैं काशी की गलियों से निकलकर दिल्ली जा पाऊंगा? क्या मैं इतना बड़ा पेंटर बन पाऊंगा? उस रात घर आकर उसने माँ से कहा, माँ, मैं एक दिन अपनी पेंटिंग पूरे देश में दिखाऊंगा। माँ मुस्कुराई, ज़रूर बेटा, लेकिन पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। अगले कुछ हफ्तों तक राघव और आदित्य में दोस्ती हो गई। राघव उसे फोटोग्राफी के बारे में बताता और आदित्य उसे पेंटिंग सिखाता। दोनों मिलकर घाट पर बैठते, गंगा आरती देखते और कला के बारे में बातें करते थे। दोनों के सपने एक थे, इसलिए दोनों के विचार भी आपस में बहुत मिलते थे। एक दिन राघव ने कहा, आदित्य, मैं तुम्हारी कुछ पेंटिंग दिल्ली लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ एक आर्ट शो है, मैं उन्हें वहाँ दिखाऊंगा। आदित्य चौंक गया, क्या सच में? राघव, हाँ, लोग तुम्हारा काम देखेंगे और शायद खरीदेंगे भी, क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत होती है। आदित्य ने हिम्मत करके अपनी 5 बेहतरीन पेंटिंग राघव को दे दी। उसने सोचा, अगर ये बिक गई तो घर के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई धोखा हो जाए, क्योंकि राघव को आदित्य बहुत ही कम समय में जानता था, इसलिए उसका डर वाजिब था। राघव दिल्ली चला गया। आदित्य की फिर घाट पर बैठने लगा। आदित्य हर दिन मन में एक नया सपना और उम्मीद लिए पेंटिंग बनाता था। राघव के आने का उसने इंतज़ार किया। उसके मन में एक उम्मीद थी कि क्या मालूम उसकी पेंटिंग दिल्ली में असर कर गई हो। फिर वो काशी के घाटों को देखता, सोचता कि काशी के घाटों ने मुझे रंग दिए हैं, मैं इन्हें पूरे देश को दिखाऊंगा। राघव दिल्ली पहुंच गया और आदित्य की पेंटिंग को आर्ट गैलरी में ले आया।
वो खुद भी आश्चर्यचकित था कि काशी के एक साधारण लड़के की पेंटिंग इतने बड़े शहर में कैसे लोगों का ध्यान खींच सकती है। पहले दिन गैलरी व्यस्त रही। पेंटिंग के पास लोग रुके, उनकी तारीफ की और कुछ न खरीदी। राघव ने आदित्य को फोन किया। आदित्य, तुम्हारी पेंटिंग को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ कई लोग हैं जो इसे खरीदना चाहते हैं। आदित्य खुशी और घबराहट मिश्रित भाव में बोला, सच में? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हर सफलता के साथ संघर्ष भी पड़ता है। कुछ आलोचन आदित्य की पेंटिंग को परंपरा में फंसी हुई कला कहकर कम आंकने लगे। उन्होंने लिखा कि गंगा घाटों के दृश्य सुंदर हैं, लेकिन ये आधुनिक कला के स्तर तक नहीं पहुंचते। आदित्य ने यह पढ़ा और थोड़ा हताश हुआ। उसने राघव से कहा कि राघव, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लोग मेरी कला को गंभीरता से नहीं ले रहे। राघव ने उसे समझाया, आदित्य, कभी कभी शुरुआत में लोग नई चीज़ों को नहीं समझ पाते। तुम्हारी कला में आत्मीयता है जो किसी मशीन से नहीं आती। इसे दिखाते रहो। उसी समय एक बड़े कला दिग्गज ने आदित्य की पेंटिंग देखी और कहा, ये काशी की सादगी को बखूबी दर्शाती है। मैं इसे अपने संग्रह में रखूंगा। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने महसूस किया कि कला का असली मूल्य दिल में है और न कि सिर्फ आलोचना में। इस बीच काशी में घर का माहौल बदल गया। आदित्य की माँ और पिता ने देखा कि बेटे की मेहनत रंग लाई। पिता राम मोहन ने सोचा, हमारा बेटा सच में कुछ बड़ा कर सकता है। आदित्य ने निर्णय लिया कि वो दिल्ली जाएगा। वो चाहता था कि अपने शहर की मिट्टी और गंगा की खुशबू साथ लेकर जाए, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। उसने घाट पर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बचाए थे। कुछ पैसों को अपने लिए रखा और कुछ पैसे घर में देकर वापस लौट गया। उसने माँ को बताया कि माँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपनी कला दिखाने। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा जा, लेकिन ये संभव है कि तेरी पेंटिंग सबको पसंद आएगी और तू सक्सेस हो पाएगा? आदित्य ने माँ को समझाया, माँ, जिंदगी हमसे एक मौका ज़रूर मांगती है। मैं भी दिल्ली जाकर अपने एक अवसर को ज़रूर अपनाना चाहता हूँ। फिर आदित्य ने शहर का सफ़र शुरू किया। ट्रेन में बैठते समय उसकी आंखें बाहर झांक रही थीं। गंगा की लहरें, घाटों की भीड़, वो सब पीछे छोड़ रहा था। उसकी आंखों में एक सपना और ज़्यादा चमक थी। कुछ ही घंटों में वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर उसने राघव से मिलने का समय लिया। राघव ने उसकी मदद की और उसे आर्ट स्टूडियो में रखा। वहाँ उसने नए लोग और नई चीज़ों से मिला, कलाकार, फोटोग्राफर और संग्रहालय। आदित्य ने महसूस किया कि उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नहीं है, लेकिन डर और उत्साह के बीच वो खुद को तैयार कर रहा था। पहला हफ्ता कठिन था। नए माहौल, नए लोग और शहर की तेज रफ्तार ने उसे थका दिया। लेकिन जब उसने अपनी पेंटिंग को नए दर्शकों के सामने रखा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी बच्ची उसकी पेंटिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी पेंटिंग में कुछ खास है, ये हमें खुश कर देता है। आदित्य को लगा कि यही असली सफलता है, किसी के दिल को छू जाना, किसी को अपना बना लेना। धीरे धीरे उसके काम की पहचान बढ़ने लगी। कुछ बड़ी गैलरी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आदित्य ने घर में ही पेंटिंग बनाना शुरू किया। एक दिन उसने घर पर फ़ोन किया और कहा कि माँ, पापा, मैं अब दिल्ली में रहूँगा और अपनी कला से घर का भरण पोषण करूँगा। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हमें गर्व है तुम पर। लेकिन जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आदित्य ने महसूस किया कि अब उसे शहर की प्रतिस्पर्धा, समय की पाबंदी और
अपने विचारों को मजबूती से प्रस्तुत करना सीखना होगा। राघव ने उसे सलाह दी, आदित्य, कला सिर्फ दिखाने की चीज़ नहीं है, इसे समझना भी ज़रूरी है। लोगों को बताओ कि ये किस भावना से बनी है, यही तुम्हें अलग बनाएगा। आदित्य ने इस बात को अपने अंदर उतार लिया। उसने न केवल पेंटिंग बनाई बल्कि हर पेंटिंग के पीछे की कहानी भी बताना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी कला को सिर झुकाकर देखने और समझने लगे। काशी का वो लड़का अब दिल्ली में अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन गंगा की खुशबू, घाटों की मिट्टी और काशी की गलियां उसकी आत्मा में हमेशा जीवित रही। दिल्ली में आदित्य के लिए समय तेजी से बीत रहा था। शहर की हलचल, लोगों की भीड़ और हर वक्त काम का दबाव उसके लिए नया अनुभव था। लेकिन आदित्य अपने सपने के पीछे दृढ़ था। उसने तय किया कि वो सिर्फ पेंटिंग बेचकर संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि कला की दुनिया में नाम भी कमाएगा। एक दिन उसे एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी से बुलावा आया। वहां उसे अपने काम को बड़े स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका मिला। आदित्य ने अपनी सारी मेहनत और भावनाओं को उन पेंटिंग में उतारा। घाट की नावें, आरती के दीप और काशी की गलियां, सब कुछ उसके ब्रश पर जीवंत लग रही थी। शो के पहले दिन आदित्य को डर भी था, क्या लोग इसे पसंद करेंगे। उसने राघव से कहा, राघव, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, कला का असली मूल्य दिल में है। लोग इसे महसूस करेंगे और जब वो इसे पसंद करेंगे तो तुम उन्हें देखकर बहुत खुश होगे। आदित्य का हर बार राघव ने साथ दिया और उसका हौसला बढ़ाया। शो शुरू हुआ। पहले कुछ लोग बस देखने आए, लेकिन धीरे धीरे लोग रुके, पेंटिंग के पास खड़े हुए, उनके भाव को समझने लगे। कुछ लोग तो आंखों में आंसू लिए बोले, काशी, ये झलक हमारी आत्मा को छू गई। आदित्य ने महसूस किया कि उसके संघर्ष, काशी के घाट और वो छोटी दुनिया जिसे वो छोड़कर आया था, सब लोगों के दिलों पर छा गया। लेकिन शहर की चमक धमक ने भी चुनौतियां दी। कुछ आलोचक उसकी कला को आधुनिक शैली से दूर बताते हुए करने लगे। पुरानी यादों का पैटर्न है। आदित्य थोड़ी देर के लिए हताश हुआ। उसने राघव से कहा, शायद मैं इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा हूँ। राघव ने उसे समझाया कि आदित्य, यही तो कला की खूबसूरती है। सबको समान रूप से समझाना संभव नहीं है। जो तुम्हारी कला को महसूस करता है वही सच्चा प्रशंसक है, बाकी केवल आवाज। आदित्य ने फिर से दृढ़ता से काम करना शुरू किया। उसने अपनी शैली में नए प्रयोग किए, लेकिन काशी की मिट्टी और घाटों की सादगी को कभी नहीं छोड़ा। कुछ महीनों में उसके नाम की गूंज फैल गई। बड़ी गैलरी ने उसे विशेष प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया। शहर के मीडिया ने उसके बारे में लिखा, काशी का लड़का जिसने अपनी कला में गंगा की खुशबू समेट दी। इस सफलता के बीच आदित्य ने अपने परिवार को भी बुलाया। पहली बार माँ बाप और राघव के साथ अपने आर्ट को शो किया। राम मोहन और सावित्री ने देखा कि उसका बेटा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, बल्कि सपना साकार करने वाला बन चुका है। आदित्य ने महसूस किया कि काशी के घाट, बचपन की मेहनत और परिवार की सीख ही उसे ये मुकाम दिला रही है। उसने तय किया कि वो अपने हर काम में काशी की झलक रखेगा, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन जीवन में चुनौती कभी खत्म नहीं होती। अब आदित्य को ये साबित करना था कि उसकी कला केवल प्रदर्शनी के लिए शोभा नहीं, बल्कि एक स्थायी पहचान बना सकती है। उसने राघव से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी कला को स्थायी रूप से संग्रहालय में रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसे देख सकें। राघव मुस्कुराया, आदित्य, तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन जो इरादा तुम्हारे दिल में है वही इसे साकार करेगा। इस दौरान
आदित्य ने महसूस किया कि सफलता सिर्फ पैसा या शो नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को व्यस्त करना है। इस पेंटिंग में वो काशी की गलियों, घाटों, नावों और आरती की रोशनी को महसूस करता था। दिल्ली में एक दिन जब वो अपनी पेंटिंग देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। काशी की मिट्टी और गंगा की खुशबू हमेशा मेरे साथ है। आदित्य अब सिर्फ काशी का लड़का नहीं था, बल्कि उस कला का प्रतिनिधि बन चुका था जो उसकी आत्मा में बसी थी। समय तेजी से बीत रहा था। दिल्ली में आदित्य ने अपनी कला के माध्यम से पहचान बनाई। उसकी पेंटिंग की मांग बढ़ गई और उसकी शैली में काशी की गलियों और घाटों की झलक अब हर प्रदर्शनी में प्रमुख थी। लेकिन आदित्य की सोच हमेशा काशी में बनी रही। वो जानता था कि चाहे कितनी भी सफलता मिले, उसका दिल वहीं रहेगा, जहाँ गंगा की लहरें बहती हैं और जहाँ उसका बचपन बीता। एक दिन उसने राघव से कहा, मैं चाहता हूँ कि अगले प्रदर्शनी में काशी की कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊं। राघव ने उत्साहित होकर कहा, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका होगा। हम तस्वीरों और पेंटिंग को मिलाकर एक विशेष प्रदर्शनी रखेंगे। आदित्य ने काशी की गलियों, घाटों, नावों, मंदिरों और वहाँ के लोगों की कहानियों को अपनी कला में उतारने लगा। हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी थी, किसी बुजुर्ग की कथा, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी नाविक की मेहनत। प्रदर्शनी का दिन आया। दुनिया के कला प्रेमी और मीडिया के लोग उपस्थित थे। लोग हर पेंटिंग के पास रुके, उसकी कहानी सुनी और उसकी आत्मा को महसूस किया। एक बुजुर्ग आलोचक ने कहा, ये सिर्फ कला नहीं, ये काशी की आत्मा है। अद्भुत। आदित्य की आंखें चमक उठी। उसे महसूस हुआ कि उसके सपने साकार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। इस दौरान वो काशी भी आया। घाटों पर बैठकर उसने बच्चों को चित्रकला सिखाई, नाविकों से बातें की और पुरानी गलियों में फिर से घूमना शुरू किया। उसने अपने अनुभव बच्चों के लिए किताब और वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किए। गांव में और काशी में लोग गर्व से कहते हैं, काशी का लड़का जिसने दुनिया में हमारी पहचान बढ़ाई। आदित्य ने समझ लिया कि सफलता का मेहनत केवल पहचान और पैसा नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहना है और अपने सपनों को जीना है। समय के साथ आदित्य ने दिल्ली और काशी दोनों जगह काम करना शुरू किया। वो अपनी कला के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता, बच्चों को सिखाता और नई पीढ़ी के कलाकारों को मार्गदर्शन देता। एक शाम वो गंगा के घाट पर खड़ा था। चांदनी में पानी की चमक और शंख की गूंज में उसने सोचा, यहीं से शुरुआत हुई थी। यही जगह, यही मिट्टी, यही गंगा मेरी सफलता की असली वजह है। उसने देखा कि कुछ बच्चे घाट पर चित्र बना रहे थे। वो उनके पास गया और मुस्कुराया। देखो, कला सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, इसे जीना पड़ता है। यही तुम्हें अपनी पहचान देगी। आदित्य ने महसूस किया कि अब उसका सपना केवल अपनी कला में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने में भी है। वो काशी का लड़का था जिसने दुनिया को अपनी गंगा की खुशबू दी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही कहानियों का सिलसिला है, कभी मोहब्बत, कभी संघर्ष, कभी उम्मीद तो कभी जीत। हर कहानी में हमें कुछ सिखाया जाता है। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है, हमें बदलती है, हमें जोड़ती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हम सिर्फ मिलेंगे एक नई कहानी के साथ फिर से, द साइलेंट पेन अनकही कहानी पर।